गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने आपसे समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रमुख चरण, इन बातों पर चर्चा की थी। आज उससे एक कदम आगे अपन बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं समाजीकरण के सिद्धांतों की ओर। जब हमें ये समझ में आ गया कि संस्कृति समाजीकरण के माध्यम से हमारे आत्मा का विकास करती है, हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो अब इसके बाद जब सिद्धांतों पर चर्चा होती है तो सबसे पहला जो सिद्धांत हमारे सामने होता है वह है आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आत्म दर्पण दर्शन, तीन शब्द इसमें मिल रहे हैं। आत्म मतलब अपने आप को, दर्पण मतलब आईने में, दर्शन मतलब देखना। अपने आप को आईने में देखना, यद्यपि ये शब्द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया। और यह शब्द जो है थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ चार्ल्स कूले ने थेकरे की पुस्तक वेनिटी फेयर से लिया था और समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि बेहतर बनना है, अच्छा सोचना है, समाज को कोई योगदान देना है, तो हमें अपने आप को आईने में देखना चाहिए। आत्म मतलब अपने आप को, दर्पण मतलब आईने में, दर्शन मतलब देखना। तो क्या ड्रेसिंग टेबल के सामने या आईने के सामने खड़े हो जाना? नहीं। यहाँ पर चार्ल्स कूले कहता है कि आप यदि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो अपनी इस धारणा को बदल डालिए और यहाँ पर दर्पण को बदलिए। दर्पण को बदलना मतलब आईने को बदल देना नहीं, बल्कि यहाँ पर आईना जो है वो समाज रूपी आईना होना चाहिए। अब इसकी जो व्याख्या है वो बदल जाएगी कि अपने आप को समाज रूपी आईने में देखना और इसके बाद ये महसूस करना कि हम कैसे हैं। यदि समाज रूपी आईने में हमने देखा और समाज रूपी आईना के रिएक्शन के बाद जो प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद यदि हमारे मन में खुशी होती है तो हम अच्छे हैं, और यदि ग्लानि होती है तो हम अच्छे नहीं हैं। अब यह सिद्धांत जो है वो कैसे आगे की ओर बढ़ता है, तो इस पर चार्ल्स कूले ने 3 चरण बताने का प्रयास किया। पहला, आप समाज के समक्ष अपनी क्रिया कीजिए, आप कोई कार्य कीजिए। निश्चित रूप से समाज रूपी आईना प्रतिक्रिया करेगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, और समाज रूपी आईना प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया होने के बाद या तो आपके मन में खुशी होगी और या कि ग्लानि होगी। यदि उस प्रतिक्रिया के बाद, उस रिएक्शन के बाद आपके मन में खुशी होती है तो निश्चित रूप से आप बेहतर हैं, आप अच्छे हैं। और यदि समाज रूपी आईना खराब प्रतिक्रिया करता है, हमें गलत साबित करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम अच्छे नहीं हैं। यद्यपि यह सिद्धांत जो है वो चार्ल्स कूले ने अपनी 2 बेटियां एलिजा और एलिस पर पूरा घर में ही सिद्धांत निर्मित कर डाला। उसकी 2 बेटियां थी, एलिजा और एलिस। तो जो बड़ी बेटी थी वो तो गंभीरता के साथ, जो बड़े लोगों का लक्षण है उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन छोटी बेटी जो थी वो बाज़ार जब जाती थी तो कैप, चश्मे, घड़ियाँ, जो भी कपड़े वो लेके आती थी। और इसके बाद जो है वो जब दूसरे दिन वो उसे पहनती थी, जब उसका उपयोग करती थी, तो अपनी ही बड़ी बहन से जाकर पूछती थी कि दीदी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अब यहाँ पर बड़ी बहन जो है अपने काम में मस्त, तो वो ठीक है अच्छी लग रही हो, लेकिन नहीं, छोटी बहन पकड़ लेती है, नहीं तुम हमें अपना व्यूज़ दो, अपना नज़रिया जो है बताओ कि ये चीज़ मेरे ऊपर कैसी लग रही है, जिससे हम आगे की अपने व्यवहार को निश्चित कर पाएँ कि ये मैं यूज़ करूँ कि नहीं यूज़ करूँ। तो इसी तरह से हर व्यक्ति जो है वो कोई कार्य करता है तो उसे समाज रूपी आईने में देखना चाहिए, और यदि समाज रूपी आईना अच्छी छवि दिखा रहा है तो हम अच्छे हैं, और यदि समाज रूपी आईना अच्छी छवि नहीं दिखा रहा है तो हम अच्छे नहीं हैं। अब ये सिद्धांत के महत्व पर भी चर्चा करें तो इस सिद्धांत का इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि यदि हमें समाज रूपी आईना अच्छी छवि दिखा रहा है
तो हमें लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि हम और बेहतर करते जाएं, जिससे ये आईना, ये समाज रूपी दर्पण जो है वो हमारी अच्छी छवि को बना कर रखे, कभी भी हमारी छवि बिगड़ने ना पाए। और यदि समाज रूपी आईना हमें बुरी छवि दिखा रहा है, हमें ख़राब छवि दिखा रहा है, तो हमें लगातार फिर अपने व्यवहार को, अपने तौर तरीक़ों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे हमारी बुरी छवि जो है वो आईना दिखाना बंद कर दे और बेहतर छवि जो है वो दिखाने की कोशिश करे। यदि समाज का हर व्यक्ति इस सिद्धांत को फॉलो करे, यदि उसे अपनाने की कोशिश करे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा समाज निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है मीड का सिद्धांत। मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में ये अपना सिद्धांत देने का प्रयास किया। और इस सिद्धांत को मीड का सिद्धांत या मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है, आई एंड मी थ्योरी। आई का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है मैं मतलब हमारा अहम, और मी मतलब मुझे मतलब अहम को छोड़कर जब समाज रूपी प्रक्रिया को हम जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर देखें ह्यूमन नेचर, मानव के स्वभाव के बारे में बताया गया इस सिद्धांत में कि मानव का स्वभाव एक समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की तरह, आइसबर्ग की तरह होता है, जो जब पहाड़ तैर रहा होता है तो जितना हमें बाहर दिखाई देता है उससे ज़्यादा पानी के अंदर होता है। इसी तरह से मानव स्वभाव का चित्रण किया गया है इस सिद्धांत में कि इसमें मानव स्वभाव जो हमें समाज में दिखाई देता है, जो हम देखते हैं किसी व्यक्ति का स्वभाव, वह उसी हिमखंड की तरह है कि जितना हमें दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा जो है वो उस व्यक्ति के अंदर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मीड ने समझाने का प्रयास किया कि जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर आई, मैं बहुत ज़्यादा हावी होता है, ईगो जो है वो ज़्यादा हावी होता है। कंपैरेटिव, तुलनात्मक रूप से यदि आप देखेंगे तो आपको एक ख़ास बात जो देखने को मिलेगी कि उम्र में जो व्यक्ति बड़ा होगा उसके अंदर अपना अहम कम होगा, वो समाज की परवाह ज़्यादा करेगा। जबकि कम उम्र वाला जो है वो अपने ईगो को लेके चलेगा, अपने अहम को लेके चलेगा और अपनी ही बातों पर अड़ा रहेगा, समाज की परवाह नहीं करेगा। तो ये प्रक्रिया जो है सामाजिकरण के माध्यम से बचपन से ही चलती। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो दूसरे के घर में गया और भूखा है तो वो वहीं रोने लगेगा, कुछ उसे दिक्कत है तो वो वहीं रोने लगेगा, वहीं चिल्लाने लगेगा। लेकिन हम आप जब बड़े हो जाते हैं तो कोई दिक्कत भी होती है तो जल्दी हम दूसरे के घर में या दूसरे के सामने वो प्रक्रिया नहीं करते। ये आई एंड मी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमें समझ में आता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वह, उसके अंदर अहम बहुत हावी होता है। वो चाहता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, हमें समाज की कोई परवाह नहीं है, हमें समाज की कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन जैसे जैसे हम समाज के संपर्क में आते हैं, सामाजिक दायरा हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर मुझे की फीलिंग ज़्यादा हावी होने लगती है, मैं जो है समाप्त होने लगता है, अहम का नाश होने लगता है और धीरे धीरे हम अपने कष्टों को भूलकर और समाज रूपी व्यवस्था में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और वो काम करते हैं जिसे हमें समाज अच्छा मानने लगे, मुझे लोग अच्छा मानने लगें। ये थोड़ा बहुत मेरा नुकसान भी होता है तो हो जाए, लेकिन लोगों की नज़र में हम बुरे नहीं बने। तो ये आई से मी बनने का या मैं से अहम को समाप्त करके और सामाजिक बनने की एक प्रक्रिया ही मैं और मुझे के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। मीड जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मन की व्याख्या करने का, कि मनोस्थिति जो होती है उसे समझाने का बड़ा अच्छा प्रयास किया। अगले क्रम में तीसरा सिद्धांत हमें पढ़ने के लिए मिलता है जो फ्रायड का सिद्धांत है। फ्रायड भी एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपने सिद्धांत को इड, ईगो और सुपर ईगो, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो की कॉन्सेप्ट किसने दी, तो निश्चित रूप से ये फ्रायड का सिद्धांत है या फ्रायड की अवधारणा है। और इड, ईगो, सुपर ईगो के माध्यम से फ्रायड ने सामाजिकरण के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अब एक वन बाय वन, एक एक करके इन शब्दों को भी हम समझ लें
तो इड मतलब व्यक्ति का अहम, जो मीड में हमने पढ़ा मैं, आई, वही जो है वो मुझे लगता है कि फ्रायड के सिद्धांत में इड है। इड मानव की मूल प्रवृत्तियां हैं, गॉड गिफ्टेड जो हमारे अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रेम, दया, सहानुभूति, ईर्ष्या, दोष, द्वेष और ऐसी ही जो बातें जो हमारे लालच, यौन इच्छाओं की पूर्ति, ये सभी जो भी इस दुनिया में आया है उसके अंदर पाई जाती है। और इससे ही इड के नाम से फ्रायड जो है संबोधित करता है। और ईगो समाज के अवसर हैं, इड जो है आवश्यकताएं हैं जो किसी न किसी तरह से महत्वाकांक्षा, लालच, घृणा, द्वेष, यौन इच्छाओं की पूर्ति। तो इड जो है वो किसी प्रकार से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, जबकि ईगो जो है, अहम जो है, वो समाज के अवसर हैं। समाज हमें मौका उपलब्ध कराता है कि आप ये 3 रास्ते हैं, ये 2 रास्ते हैं, इस तरह से भी आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी अपनी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कर सकते हैं। अब कौन सा आपको बेहतर लगता है, ये निर्णय आपका होगा। इसके बाद सुपर ईगो। सुपर ईगो पराहम जो होता है वो समाज के आदर्श नियम होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, आपको भले ही अवसर कई मिल रहे हैं, आप सही रास्ते से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और गलत रास्ते से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, सामाजिक मानदंडों का, सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि सही रास्ते से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से ही समझ लें कि यदि आप ईड को छोटे बच्चे, एक भूखे बच्चे के रूप में देख लें, जो हमारी लालच, घृणा, ये आवश्यकताएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति, द्वेष, तो ये जो है एक छोटे बच्चे को, आप भूखे बच्चे को आप अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं कि वो ईड है। वो छोटा बच्चा किसी भी प्रकार से भूख की शांति चाहता है, उसकी भूख जो है वो कम होनी चाहिए। इससे उसको मतलब नहीं है कि वो आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, उसको रोटी या खाना जो है वो कैसे मिलेगा। इसके बाद जब वो बच्चा आगे बढ़ता है, भूखा बच्चा आगे बढ़ता है, ईड आगे बढ़ता है, तो उसके सामने फिर अहम आता है, ईगो आता है, जो उसे कई रास्ते बताता है कि देखो एक तरीका तो तू ऐसा है कि जो तुम जो है वो दिन भर मेहनत करो, फिर इसके बाद मजदूरी करने के बाद, काम करने के बाद तुम्हें जो पैसा मिलेगा उससे तुम रोटी खरीदो या अपनी भूख जो है वो शांत कर लो। दूसरा अवसर होगा कि तुम बाज़ार से गुजर रहे हो और यदि कोई होटल वाला है, वो सामने खड़ा नहीं हुआ है, उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो चोरी धीरे से जो है तुम उस चीज़ को चुरा लो। ये 2 अवसर उपलब्ध कराता है ईगो जो है। लेकिन सामाजिक मानदंड कहता है कि नहीं, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको गलत रास्ते से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करनी है। आप वही तरीका अपनाएंगे जो समाज स्वीकृति देता है या समाज स्वीकार करता है, उसी तरीके से आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हुआ समाजीकरण का 3 सिद्धांत। पहला आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, चार्ल्स कूले, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। दूसरा मीड का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। और तीसरा फ्रायड का सिद्धांत, इड, ईगो और सुपर ईगो। धन्यवाद।